चारों दोस्त जब उस कमरे के अंदर पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक पल को तो वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर यह है क्या। उन्होंने अब एक दूसरे की ओर देखा। सबका ध्यान अब देव की तरफ गया, जो एकटक उसी ओर देखे जा रहा था। कुछ वक्त बाद उसने अपनी आंखें बंद की और मायूसी से सिर झुका लिया। उस कमरे में अब सन्नाटा पसर गया। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहें। तभी पीछे से बूढ़ी दादी कमरे में आई। सभी की नजरें अब उन पर जा टिकी। मंजीत बेचैन सा बोला, ये सब क्या है? ये तो। दादी बिना कुछ कहे आगे बढ़ सामने फर्श पर जा बैठी और अपने पास ही में देखते हुए बोली, यह आयशा है। पांचों दोस्तों के साथ साथ अब दादी भी कुछ पल तक उसे खामोशी से देखती रहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, तुम लोग जानना चाहते थे ना कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता कि वो कितने लोग हैं, उनके पास क्या क्या है। यह सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि 2 दिन पहले वो सारे दरिंदे मेरे घर के अंदर जबरन घुस आए थे और उस घायल शख्स को उन्होंने बेहोश किया हुआ था। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई और उन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मैं अकेली बूढ़ी औरत उनका क्या मुकाबला कर पाती। उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा और अपनी आयशा की खातिर मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे लगा कि ये लोग 1 या 2 दिन में चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, पर मैं बहुत गलत थी। इन लोगों की गंदी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी और इन्होंने इसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मैंने अपनी बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश की, पर बचा नहीं पाई। मैं मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, पर कोई भी मेरी आयशा की मदद के लिए आगे नहीं आया। मेरी लाचारी बेबसी का अच्छा फ़ायदा उठाया इन जानवरों ने। अपनी घटिया हरकत के बाद भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने इसे जिंदा जला दिया। आग की लपटों में घिरी मेरी आयशा दर्द से चीख रही थी और वो दरिंदे इस पर हंस रहे थे। मेरी आयशा की चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े, पर किसी ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन लोगों का मनोरंजन जब खत्म हो गया, तब वो सभी को मेरी मदद ना करने और किसी को भी उनके बारे में खबर ना करने के लिए बोलकर उस घर में जाकर छिप गए। आखिरकार उनके चंगुल से छूटकर मैंने अपनी आयशा की आग को बुझाया, लेकिन तब तक ये काफ़ी हद तक जल चुकी थी। मेरी मासूम आयशा को मौत की दहलीज पर ला छोड़ा था इन जालिमों ने। वो दर्द से बुरी तरह छटपटा रही थी। आतंकियों के डर और धमकी की वजह से ना तो कोई मेरी मदद को इधर आया और लाचार होने की वजह से ना ही मैं कहीं जा पाई। 2 दिन तक मेरी बच्ची इस असहनीय दर्द से जूझ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके दर्द को कुछ कम कर सकूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। अपनी आयशा को उस दर्दनाक हालत में देखकर उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक इन हैवानों को दोजख ना पहुंचवा दूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। उस भयानक रात के बाद से ही मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी कि कब इन बेरहम जानवरों की खबर तुम फौजियों तक पहुंचे और तुम लोग कब आकर इन्हें मौत के घाट उतारो। मैं आयशा को हिम्मत बंधाती रही कि उन शैतानों को उनके जुल्म सितम की सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। एक एक पल मैंने रब से यही दुआ करते हुए गुजारा कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो। और सुबह जब मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो समझ गई कि मेरी दुआ कबूल होने वाली है। इस कहानी की लेखिका देव जल्दी से आगे बढ़ गया और बोला, तो अभी आप क्या सोच रही हैं? जल्दी चलिए, हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। जय, आपने सब पहले क्यों नहीं बताया? हम उन जानवरों को बद से बदतर मौत देते। ऋषभ, चल मंजीत, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। मंजीत और ऋषभ आयशा को उठाने के लिए आगे बढ़ने को हुए कि दादी ने उन्हें वहीं रोक दिया। अब इस सब का कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी आयशा तो अब तक जन्नत की सैर कर रही होगी। जय चौंका, लेकिन ये कब? दादी, तुम लोगों को मैंने उन दरिंदों को मारने के लिए भेजा था, तब मैंने आकर अपनी आयशा को यह खुशखबरी सुनाई कि अब वो लोग नहीं बचेंगे।
शायद मेरी बच्ची यही खबर सुनने का इंतजार कर रही थी। उसने मेरी तरफ दर्द भरी मुस्कुराहट से देखा और कुछ ही वक्त बाद उसने दम तोड़ दिया। कबीर अब गुस्से से झल्ला कर बोला, तो आपने तभी ये बात हमें क्यों नहीं बताई? हम में से कोई एक इसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता था, बाकी को हम संभाल लेते। दादी गुस्से से बोली, किस लिए बचाती मैं इसे? ताकि फिर कोई दरिंदा आकर इसे अपना शिकार बना सके? क्या यह कभी भी पूरी तरह ठीक हो पाती? इसके शरीर के घावों का तो पता नहीं, लेकिन क्या कभी इसकी आत्मा पर लगे घाव भर पाते? क्या कभी किसी दादी ने सपने में भी सोचा होगा कि महज 14 साल की उम्र में ही उसकी पोती को इस तरह के दर्द से गुजरना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे दोस्त अब उस बच्ची को देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि क्या गुजरी होगी उस बच्ची पर जब उसके साथ इस तरह की हैवानियत दिखाई गई थी। किस तरह के दर्द से गुजरी होगी जब उसे जिंदा जलाया गया होगा, और किस तरह 2 दिनों तक वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही। यह सोचते हुए सभी दोस्तों की आंखें नम हो गईं। दादी ने दीवार पर एक और लगे फोटो की तरफ इशारा किया। यह थी मेरी आयशा, देखो तो कितनी प्यारी और मासूम थी। पांचों दोस्त उस बच्ची की तस्वीर को देखने लगे। सभी की आंखें अब नम हो रही थीं। दादी ने फिर अपने पास चले हुए शरीर की तरफ इशारा किया, और अब देखो, उन काफिर जल्लादों ने मेरी बच्ची को जलाकर कैसे राख कर दिया। कहते हुए दादी अब जोर जोर से रोने लगीं। यहाँ सब कायर रहते हैं, कोई मेरी बच्ची को बचाने के लिए नहीं आया उन दरिंदों से। मैं अपनी बच्ची को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। सारे दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आगे बढ़ दादी को संभाला। कबीर ने सिन्हा सर को फोन कर बता दिया था कि उन्हें लौटकर सर को रिपोर्ट करने में देर हो जाएगी। सिन्हा सर, क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी वजह क्या है? कबीर ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। सिन्हा सर कुछ वक्त खामोश रहे, फिर बोले, कोई बात नहीं, तुम लोग देखना कि वहां सब कुछ ठीक से हो। रात को मिलता हूं तुमसे, और हाँ, भूलना मत, जय को भी तुम लोगों को ही संभालना है। कबीर, जी सर। कुछ समय बाद जब पता चला कि सारे आतंकी मारे गए हैं और दादी के घर में कुछ हलचल हो रही है, तो सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर झांकने लगे। थोड़ी देर बाद उस मासूम बच्ची आयशा को उसके आखिरी सफर पर ले जाने के लिए कबीर, ऋषभ, देव और मंजीत अपने कंधों पर उसके ताबूत को रखकर चल पड़े। जय को दादी को रोते हुए देख पता नहीं क्यों बार बार अपनी दादी की याद आ रही थी। उसका मन बार बार उन्हीं पर जा ठहरता था। वह उन्हें समझाता, सहारा देता हुआ उस जनाजे के साथ ले चल पड़ा। सभी ने मिलकर उस बच्ची को सुपुर्दे खाक किया। दादी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी आयशा का अगर सही मायनों में कोई था तो वो तुम हो, जिन्होंने उसकी मौत का बदला लिया और उसे आखिरी सफर में कंधा भी दिया। कुछ वक्त बाद सभी दादी को उनके घर लेकर आए। जय उन्हें संभालने में लगा हुआ था। कुछ दूरी पर खड़े चारों दोस्त उसे चुपचाप देख रहे थे। देव, भले ही अपना जय शैतान है, लेकिन समझदार भी है। मंजीत, हाँ देखो तो कैसे दादी को संभाल रहा है। कबीर, जय उन्हें तो संभाल लेगा, लेकिन इसे कौन संभालेगा? यह सुनकर तीनों दोस्त चौंक कर कबीर की ओर देखने लगे। ऋषभ, तू कहना क्या चाहता है? कबीर, जब सिन्हा सर की आतंकवादियों की लोकेशन बताने के लिए मुझसे बात हुई थी, तब उन्होंने यह भी बताया था कि जय की दादी, जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इस दुनिया में नहीं रहीं। यह सुन सभी दोस्त बेहद मायूस हो गए। मंजीत, ये नहीं होना था यार, कैसे संभालेंगे इसे? कबीर, संभालना तो पड़ेगा ही ना। अभी तक जय सच नहीं जानता, लेकिन जब हम लौटकर बेस पहुंचेंगे तब तो उसे बताना होगा ना। देव झुंझला कर बोला, आज का तो दिन ही मनहूस है। पहले वो मासूम बच्ची आयशा और अब जय। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त पर खुद को संभालना। ऋषभ, लेकिन बताना तो पड़ेगा। भगवान करे किसी भी इंसान को ऐसी सिचुएशन फेस करनी ही ना पड़े। जय दादी को समझा बुझाकर वापस लौटा और चारों दोस्तों के पास आ खड़ा हुआ। मंजीत, काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है तुमने इन्हें। जय, देव, क्या हुआ?
ठीक तो हो? जय, पता नहीं, पर क्यों आज रह रहकर मुझे अपनी दादी की याद आ रही है। बेस पहुंचकर सबसे पहले मैं उन्हें ही फ़ोन करूंगा। चारों दोस्त एक दूसरे को बेबस से देखने लगे कि कैसे कहें जैसे कि उसका डर सही है। ऋषभ, हाँ हाँ कर लेना, लेकिन सबसे पहले बेस जाकर सर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद तुम्हें अपने कंधे की ड्रेसिंग करवानी है, फिर तुम घर पर फ़ोन कर लेना। कबीर, अब हमें चलना चाहिए, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। सभी अब रास्ते भर बिल्कुल चुप थे, किसी का कुछ कहने का मन ही नहीं हो रहा था। रात को माही अपने आंगन में शांत सी बैठी थी। राशि और स्विनी ड्यूटी के लिए निकली तो माही को देखकर रुक गईं। स्विनी, अब तो तेज चलो, सुबह से पूरा दिन तुमने सोने में ही निकाल दिया। राशि, यार क्या करूं, नींद ही इतनी आ रही थी। चल अभी पूछ लेते हैं माही से। दोनों माही के पास आ गईं। राशि, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो? तुम्हारा वह ट्यूटर कहाँ है? माही, वो सारे सीनियर्स के साथ एक मिशन पर गया है। यह सुनना था कि सुनी का दिल सा बैठ गया। मिशन पर? क्यों? इस कहानी की लेखिका कहाँ? नीरा शर्मा कब तक आएंगे? यह ऑडियो कुछ हुआ है केवल क्या? उनके ऑफिशियल चैनल माही, नीरा शर्मा कोई परेशानी पर वाली उपलब्ध बात नहीं है। अगर आप यह मिशन कंप्लीट किसी हो चुका और है चैनल पर और सुन वो रहे लोग हैं, तो इसका सीधा अर्थ रात है तक वापस आ कि जाएंगे। उस चैनल के मालिक ने स्विनी इसे ने राहत चुराकर की सांस पोस्ट ली। किया है। राशि ने धीरे से उसे बोला, आपसे अनुरोध है अब कि कल ऐसे इत्मीनान लोगों से की मेजर हिम्मत तूफान से ना पूछ बढ़ाएं लेना और उनके कि चैनल कॉलर पर का पता इस चला या कहानी को ना नहीं। सुनें। दोनों माही से बात कर हॉस्पिटल के लिए निकल गईं। कुछ समय बाद सारे दोस्त बेस पहुंचे और सिन्हा सर के पास जाकर उन्हें सारी जानकारी दी। कुछ वक्त डिस्कशन के बाद सारे लोग वापस लौट गए। सिन्हा सर ने कबीर की तरफ देखा और उसे रुकने का इशारा किया। बाकी दोस्तों के जाने के बाद कबीर वहीं रुक गया। सिन्हा सर, अब तुम्हें जय को बता देना चाहिए कि उसकी दादी का क्या हुआ है। कल सुबह वो अपने घर के लिए तो निकल जाएगा। सिन्हा सर उससे यह कहकर वहां से चले गए। कबीर भी बाहर आ गया। उसने जय से नजरें बचाकर सभी को इशारा किया कि जय को बुरी खबर सुनाने का वक्त आ गया है। अब सवाल ये था कि जय को ये बुरी खबर सुनाए कौन।